हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लिया था ना। रेखीय प्रोग्रामिंग वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 13 लास्ट जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के साथ क्या हो जाएगा, अपना 12th क्लास सिलेबस भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी में अपने प्रायिकता अपन ने स्टार्ट की थी 8th क्लास के अंदर, छोटा सा टॉपिक था, एक ही एक्सरसाइज थी। और उसके बाद 9th क्लास के अंदर थोड़ा सा देखा था अपने 10th क्लास के अंदर। प्रायिकता को जो अपन ने सूत्र देखा था ना, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई जिसको किससे डिनोट कर रहे थे, किससे, ई से, है ना। क्या थी प्रोबेबिलिटी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना। ठीक है, ये अपने फॉर्मूला देखा था 10th क्लास के अंदर कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अपने डाई को थ्रो किया था 2 टाइम किया था ना 10th क्लास के अंदर, या किसी कॉइन को थ्रो किया था, टॉस किया था 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स ना। और 11th क्लास के अंदर भी अपने देखा था ना। ये 10th क्लास के अंदर अपने फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसी भी सैंपल स्पेस की चर्चा अपने 11th क्लास के अंदर की थी। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस इज सेट, है ना। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी टोटल आउटकम्स हैं उनका जो सेट होगा वो क्या होगा, सैंपल स्पेस, है ना। तो उसमें अपन देखा था उससे एसोसिएटेड कोई इवेंट है ना, कोई इवेंट है तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये बात अपन ने कहाँ सीख ली थी, 10th क्लास के अंदर सीख ली थी ना। ये वाला जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का ये वाला फॉर्मूला जो है, ये अब अपन कब अप्लाई करेंगे कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, इक्वली लाइकली, है ना। इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब समसंभाव्य, है ना, समसंभाव्य परिणाम, है ना, समसंभाव्य परिणाम। आउटकम मतलब परिणाम, किसी भी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उनके जो आउटकम है उनको क्या बोलेंगे, परिणाम, है ना। समसंभाव्य मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिया ना। फॉर एग्जांपल मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिया कि टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, है ना, ट्वाइस। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, या तो दोनों बार क्या आएगा, हेड आएगा, या फर्स्ट टाइम हेड आएगा, सेकंड टाइम क्या आएगा, टेल आएगा, या फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम क्या आएगा, हेड आएगा, या दोनों बार क्या आएगा, टेल आएगा ना। मतलब ये 4 आउटकम्स है ना इस रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा यादृच्छिक जो प्रयोग है वो कौन सा है कि एक सिक्के को 2 बार उछालना, उसका प्रतिदर्श दृष्टि जो है रैंडम सैंपल स्पेस जो वो क्या होगा, ये 4 आउटकम ना, 4 परिणाम होंगे। इन चारों की अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहूँ ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं एच फाइंड करना चाहूँ, है ना, तो क्या होगी, देखो फर्स्ट टाइम हेड आया, 2 हेड है, टेल में से हेड आया, मतलब 2 में से 1 आया। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे, 2, और उनमें से 1 आया तो 1/2। एंड सेकेंड टाइम क्या आया, 1/2। देखो ना, फर्स्ट टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी है, कॉइन को टॉस करेंगे या हेड आएगा या टेल आएगा, 2 आउटकम है, उनमें से 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2 हो जाएगी। एंड क्यों बोले सर, 2 बार टॉस करे ना, दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, मतलब हेड आने की, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। ठीक है, और हेड टेल की प्रोबेबिलिटी देखूँ तो देखो ये भी हेड या टेल दोनों में से 1 आएगा, एंड ये भी दोनों में से 1 आएगा, तो क्या होगा, 1/4। और टेल हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स क्या होगी, 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स क्या है, 1/4। तो देखो इस सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स हैं, 4 आउटकम्स हैं, चारों की प्रोबेबिलिटी क्या समान है। देखो चारों की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/4
1/4 है ना। तो ये वाले जो आउटकम्स है ना, ये वाले जो आउटकम्स हैं इनको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स है ना, समसंभाव्य परिणाम। मतलब जिनके आने की, जिन ऐसे आउटकम जिनके अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी हो क्या समान हो, उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली ना। तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे अपन, ये वाला कब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, जब सारे के सारे आउटकम जो होंगे वो क्या होंगे, समसंभाव्य मतलब इक्वली लाइकली होंगे, तब ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर अपन ने ये 10th में पढ़ा था, फिर अपन ने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि एक्सियोमेटिक ना, एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी है ना। ठीक है, वो क्या थी कि 2-3 उसमें अपन ने क्या देखे थे, स्टेटमेंट देखे थे ना, कि किसी भी प्रयोग की सभी आउटकम्स का जो सम है वो कितना होता है, 1 होता है। और किसी भी आउटकम ना, अपन ने देखा था कि सैंपल स्पेस के किसी भी आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से क्या नहीं हो सकती, लेस नहीं हो सकती। और सभी प्रोबेबिलिटी जितने भी आउटकम है उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होता है। इनमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, एक्सियोमेटिक अप्रोच यहाँ भी काम करिए ना। 4 आउटकम है, चारों की जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है ना, और 4 बार ऐड करूँ ना, चारों को ऐड कर दूँ, इसका सम कितना आएगा, एलसीएम 4/4 हो जाएगा ना, 4/4 कितना आ जाएगा, 1 है ना। ठीक है, जितने भी आउटकम है उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना, उसमें थर्ड जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि सैंपल स्पेस के में डिफाइन किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे फाइंड की जाती है, उनमें जितने भी आउटकम है उनकी सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम। ये अपने 11th क्लास के अंदर सीखा था, एक्सियोमेटिक अप्रोच अपने देखी थी है ना 11th क्लास के अंदर। तो ये वाली जो अप्रोच है, एक्सियोमेटिक जो अप्रोच है, इसमें जो ये स्टेटमेंट था कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसमें जितने भी आउटकम है उस इवेंट में, जो भी डिफाइन इवेंट है उसके अंदर जितने भी आउटकम है उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम होगा, उसके इक्वल होगी ना। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच जो है अपन ये वाली अप्रोच वहाँ नहीं लगा पाएंगे अपन जहाँ जो आउटकम होंगे वो इक्वली लाइकली न हो, वहाँ ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई नहीं कर सकते कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते जब ये जो आउटकम्स होंगे, वो इक्वली लाइकली नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल इसका देखो, ऐसे कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें जो आउटकम होंगे वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया कि कॉइन को टॉस करना ना, एक सिक्के को उछाला है ना, एक सिक्के को उछाला और चित आने पर सिक्का पुनः उछाला ना, कॉइन को दोबारा टॉस किया, पुनः उछाला जाता है, वह पट आने पर एक पासे को फेंका जाता है ना, पासे को फेंका जाता है। ये वाला एक मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया कि कॉइन को टॉस किया जाता है, हेड आएगा तो दोबारा कॉइन को टॉस करेंगे और टेल आएगा तो क्या होगा, डाई को थ्रो करेंगे ना। ये जो है, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका जो सैंपल स्पेस अपन ने लिखना सीखा था कौन सी क्लास में, 11th क्लास के अंदर ना। सैंपल स्पेस किसके थ्रू लिखेंगे, इसका ट्री डायग्राम के थ्रू लिखेंगे ना। एक कॉइन को टॉस किया, देखो या तो वो हेड आएगा उस पर ना, या तो क्या आएगा हेड या टेल आएगा। ठीक है साहब, जब हेड आया ना, सिक्का उछाला, जब चित आने पर सिक्का पुनः उछाला, हेड आया तो एक बार और कॉइन को टॉस कर दिया, और टेल आया तो क्या हुआ, एक डाई को थ्रो किया, और डाई पे कितने आउटकम होंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, देखो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, पहले हेड आया, मतलब फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, और हेड आया तो दोबारा कॉइन को टॉस किया तो हेड या एसटी आया। ठीक है, बी फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया तो या तो उस पर हेड आया होगा या टेल आया होगा। मान लो उस पर हेड आया तो दोबारा कॉइन टॉस किया तो दोबारा हेड आया या टेल आया। ठीक है, मान लो फर्स्ट टाइम जो मैंने कॉइन टॉस किया तो उस पर टेल आया तो मैं एक डाई थ्रो करूँ, डाई पे 1 भी आ सकता है, टेल आने पे डाई पे 2 भी आ सकता है, टेल आने पे डाई पे 3 आ सकता है, टेल आने पे डाई पे 4 आ सकता है, टेल आने पे डाई पे 5 आ सकता है, और टेल आने पे डाई पे 6 आ सकता है ना। ये सैंपल स्पेस बना है ना।
इसके जो सारे आउटकम है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 आउटकम है। चेक करते हैं कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है सबकी 8 के 8 आउटकम की प्रोबेबिलिटी समान है क्या। अगर प्रोबेबिलिटी इस तरह से समान आ गई तो ये इक्वली लाइकली है, और नहीं है तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। देखता हूँ पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच, हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, क्योंकि हेड जो आएगा कॉइन पे 2 है ना, कॉइन पे 2 आउटकम होंगे, हेड या टेल, उनमें से हेड आने की क्या होगी 1/2। बात यही चल रही है ना। यहाँ भी जब अपन ये सिंगल आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड कर रहे हैं उसमें भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी का टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 2, उसमें हेड आने के कितने हैं 1, तो ये लग रहा है। एंड दोबारा भी टोटल पॉसिबल कितने हैं 2 और हेड आने कितने आए, जो फेवरेबल है 1 है, तो कितनी होगी 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी इस वाले आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 इंटू 1/2 तो आएगी 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 है ना, भी फर्स्ट टाइम कॉइन पे क्या है टेल, और जब मैं डाई थ्रो की तो उस पर क्या है 1 है ना। देखो टेल क्या कैसे है, टेल कैसे है, कॉइन पे 2 आउटकम होंगे, कॉइन पे कितने आउटकम होंगे 2, उनमें से टेल के जो फेवरेबल है वो कितने हैं 1 है। ठीक है, एंड डाई पे टोटल कितने होते हैं 6, डाई पे टोटल कितने आउटकम होंगे 6, उसमें से 1 आने के जो फेवरेबल है वो कितने होंगे 1 नहीं होंगे ना, क्योंकि 6 में से 1 तो एक ही होगा, तो फेवरेबल कितने एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 की कितनी हुई 1/12 है ना। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 1/6 तो 1/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ T3 इक्वल्स क्या होगी 1/2 है ना, 1/2 क्योंकि टेल आने की क्या होगी 1/2 इंटू 1/6 तो 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ T4 इक्वल्स क्या होगी 1/2 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 इक्वल्स क्या होगा 1/2 इक्वल्स इंटू 1/6। इंटू क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि फर्स्ट टाइम टेल आया एंड सेकेंड टाइम क्या है 5 आया, तो क्या है 1/12 है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 इक्वल्स क्या 1/2 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 1/12 है ना। तो देखो इसमें जितने भी आउटकम थे इस सैंपल्स, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो सैंपल स्पेस है, इसमें जितने भी आउटकम्स थे, जितने भी परिणाम थे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या समान नहीं है। यहाँ 1/4 है और बाकी सबकी क्या है 1/12 है, 1/12 है ना, 1/12 है। तो ये जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। और जब ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है तो इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड कोई भी रैंडम कोई भी क्या होगी इवेंट होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड करेंगे वो इस वाले फॉर्मूले से अप्लाई फाइंड नहीं कर सकते। मान लो इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड आपने एक इवेंट डिफाइन कर दिया ना, एटलीस्ट 1 टेल है ना, एटलीस्ट 1 टेल है ना, एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, तो इसमें जो सैंपल स्पेस में इस इवेंट ई में कौन कौन से आउटकम होंगे, कम से कम 1 टेल है ना, उससे ज़्यादा जितने हो सकते हैं उतने ना। यहाँ कितने टेल हैं 1 टेल है ना, तो एक तो जाएगा एच टी, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं ना, कम से कम 1, कम से एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम 1, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा जितने हो सकते उतने है ना। तो कम से कम 1 मतलब एक है, फिर T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है ना। तो इस इवेंट ई में कितने आउटकम आए 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी अगर इस फॉर्मूले से निकालते हो ना, इस वाले फॉर्मूले से कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है ना, मतलब इस वाले फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो मतलब 7/8 अगर आप फाइंड करोगे तो, क्योंकि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी गलत होगी। ये वाली जो वैल्यू आएगी इस इवेंट ई की, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो इवेंट ई है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इस वाले अगर फॉर्मूले से आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो आउटकम हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, समसंभाव्य परिणाम नहीं है, क्योंकि इन जितने भी आउटकम उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है अलग अलग है। बोले सर तो फिर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस वाले इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ई इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, वो कैसे निकलेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इससे एक्सियोमेट्रिक अप्रोच से निकलेगी। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड कोई भी इवेंट ई है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, उस इवेंट में जितने भी आउटकम हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1
प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ T3, प्रोबेबिलिटी ऑफ T4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6। तो कितनी आएगी देखो, यहाँ से कितनी आएगी 1/4 प्लस 1/12 और कितने टाइम है 6 टाइम। 6 टाइम लिखूंगा तो 1/12 इंटू 6 हो जाएगा ना। 1/12 इसकी, 1/12 इसकी, 1/12 इसकी, इसकी 1/12 इसकी 1/12 देख लो ये। और 6 टाइम ऐड करूँगा तो इंटू 6 हो जाएगा ना। तो कितनी हो जाएगी 1/2 है ना। तो एलसीएम कितना आएगा 4, 1 प्लस 3 तो क्या आएगी 4, सॉरी 1 प्लस 2 आएगा ना। तो कितनी आएगी 3/4। एक्सियोमेटिक अप्रोच से इस वाले इवेंट की, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो सैंपल स्पेस है उसमें जो ये इवेंट ई डिफाइन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी एक्सियोमेटिक अप्रोच से कितनी आएगी 3/4, जो एकदम क्या है एक्यूरेट है। और ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बोले सर गलत क्यों हुई, क्योंकि ये जो आउटकम है सारे के सारे वो इक्वली लाइकली नहीं है ना, इक्वली लाइकली नहीं है। तो मैंने अभी तक आपको 12th क्लास का कोई टॉपिक नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको एक किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना, 2 फॉर्मूले बताए हैं मैंने। 2 फॉर्मूले जो अपन ने पढ़ चुके हैं ना, एक तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये वाला फॉर्मूला अपन कब अप्लाई करेंगे, जब इक्वली लाइकली समसंभाव्य परिणाम हो ना, सारे के सारे परिणाम क्या हो समसंभाव्य। बोले सर हमें कैसा पता चलेगा कि सारे जो आउटकम हैं वो इक्वली लाइकली हैं। आप प्रोबेबिलिटी चेक कर लेना उनकी, अगर समान आ रही है, जितने भी आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी समान आ रही है तो क्या होंगे इक्वली लाइकली। अगर सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो दिमाग में कर लेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा 1/12 ना। आपको पता चल जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि जितने भी इवेंट हैं, जितने भी आउटकम हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है तो इक्वली लाइकली नहीं है। अगर नहीं है तो क्या होगा, फिर उसमें जो इवेंट डिफाइन है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, एक्सियोमेटिक अप्रोच से। कैसे फाइंड की जाती है, उस इवेंट में जितने भी आउटकम है उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम होगा, वो होगा उसका ना, इस तरह से करेंगे ना। अब चलते हैं है ना, अब चलते हैं 12th क्लास के प्रोबेबिलिटी के वेरी फर्स्ट टॉपिक पे, सह प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। उससे पहले वीडियो को रोकें और ये अच्छे से नोट कर लें आप। अब अपने 12th क्लास का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का वो क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंध प्रायिकता है ना। उसमें देखो क्या उसने डिफाइन कर गया ना कि माना है ना, माना ई व एफ किसी यादृच्छिक है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस से है ना, सैंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस से संबंधित है ना, से संबंधित 2 घटनाएं हैं ना, 2 घटनाएं हैं ना। मान लो ई और एफ जो है 2 इवेंट हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के से एसोसिएटेड जो सैंपल स्पेस होगा ना, उसमें जो 2 डिफाइन क्या है, 2 डिफाइन क्या है इवेंट्स है ना। तो हमें क्या करना है, तो घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता जबकि यह दिया है कि घटना एफ घटित हो चुकी है ना, हो चुकी है ना। बी ई और एफ किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस है, उसमें डिफाइन 2 इवेंट्स हैं ना। तो मेरे को इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब आपको गिवन है, ये बात आपको गिवन है कि इवेंट एफ जो है ऑलरेडी बीन अकर्ड ना, ये घटना एफ जो है पहले से घटित तो हो चुकी है ना। ये तो है कंडीशन क्या है इसका नाम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सह प्रतिबंध प्रायिकता क्यों है कि हमें घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है और ये कंडीशन है कि दूसरी घटना एफ घटित हो चुकी है, घटना दूसरी जो एफ है वो घटित हो चुकी है। तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किससे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अपॉन एफ है ना, कि मैं घटना ई की प्रायिकता ज्ञात कर रहा हूं जब घटना एफ घटित हो चुकी है। तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला मैंने डिफाइन कर दिया। वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ना, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है,
यही है सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला। एक्सरसाइज 13.1 में अपन इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या है, दोबारा से पढ़ लो, है ना, दोबारा से देखो, डेफिनेशन पे जाना नहीं है, बस आपको समझना है कि इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों कहा गया कि ई व एफ, है ना, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उससे एसोसिएटेड कोई क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। उस सैंपल स्पेस में दो इवेंट डिफाइन कर दिए मैंने, ई और एफ, ठीक है। ई और एफ जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड दो इवेंट है, डिफाइन किए गए हैं, और हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और ये दे रखा है, ये गिवन है कि इवेंट एफ जो है वो क्या है, पहले से अकर है ना, पहले से घटित हो चुकी है ना। तो उसका सूत्र क्या है, उसको लिखेंगे कैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अपॉन एफ। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपन फाइंड कर रहे हैं, जबकि जो इवेंट एफ है वो घटित हो चुका है। उसका फॉर्मूला क्या बनाया मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। ये है फॉर्मूला सह प्रतिबंध प्रायिकता का, है ना, सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला है। एक एग्जाम्पल करेंगे वैसे, है ना, एग्जाम्पल करेंगे, चलो कर लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसको समझने के लिए। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, है ना, एक कॉइन को 2 बार ट्वाइस टॉस किया, तो उसका जो सैंपल स्पेस, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा लिया अपन ने, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना, उससे एसोसिएटेड एक सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। वो क्या है, एच एच, या तो दोनों पे एच एच, या पहले पे एच दूसरे पे टी, या पहले पे टी दूसरे पे एच, या दोनों पे टी। ये सैंपल स्पेस आपको लिखना आता है। आपने 11th क्लास के अंदर आपने अच्छे से सारे सैंपल स्पेस लिखना सीख लिया था। एक्सरसाइज 16.1 के अंदर अपने सैंपल स्पेस ही लिखने सीखे थे ना। अगर आपको सैंपल स्पेस लिखने नहीं आ रहे, है ना, या आपको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ आप 11th क्लास की जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 16 है उसकी जो एक्सरसाइज है उनके इंट्रो वीडियो देख के भी आ सकते हैं, उससे भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ना। तो ये सैंपल स्पेस है ना। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, कौन सा लिया, वो एक कॉइन को ट्वाइस 2 बार उछालना, है ना, उससे एसोसिएटेड एक सैंपल स्पेस है, उसमें कोई 2 इवेंट डिफाइन कर दिया ना, 2 इवेंट डिफाइन कर दिया। इवेंट ही मैंने डिफाइन कर दिया कि एग्जैक्टली वन हेड है ना। तो इसमें कौन कौन से आउटकम आएंगे फिर, वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड में क्या है, एच टी, एक्स टी, एच टी और टी एच, ठीक है। एक इवेंट तो ये डिफाइन कर दिया ना। और इवेंट एफ मैंने डिफाइन कर दिया एटलीस्ट वन हेड, है ना, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते हैं उससे कम नहीं ना। तो इसमें कौन कौन से आउटकम आएंगे, एच एच, एच टी और टी एच, है ना। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, एक सिक्के को 2 बार उछालना, उससे एसोसिएटेड एक सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है, मिलेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस है, ठीक है। और उसमें 2 मैंने इवेंट डिफाइन कर दिए कि एक तो क्या किया, एग्जैक्टली वन हेड, मतलब तथ्य थे ना, तथ्य थे कितने हेड होने चाहिए, एक हेड होना चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते हैं ना। तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, घटना ई की प्रायिकता फाइंड करनी है, गिवन दैट इवेंट एफ हैज बीन अकर्ड, घटना एफ जो है घटित हो चुकी है ना, अकर्ड, है ना, ठीक है। मुझे घटना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ना कि हमें ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और कंडीशन क्या देती है कि एफ जो इवेंट है वो घटित हो चुका है, अकर्ड, है ना, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जब घटना एफ घटित हो चुकी है ना, उसका फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, पहले ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए ना। देयरफॉर सिंस ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन क्या है, ई और एफ में कॉमन क्या है, एच टी टी एच, है ना, ठीक है। फिर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। अब जो मैंने 17 मिनट की जो पहले आपको बकवास सुनाई थी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वाला डायरेक्ट मेथड जो 10th क्लास में अपने फॉर्मूला देखा था, वो वाला अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, या इधर एक्सोमेट्रिक अप्रोच चल रही थी वो वाला ही फाइंड करेंगे ना।
जो 10th क्लास में आपने फॉर्मूला सीखा था, मैंने आपको बताया था वो वाला फॉर्मूला अपन कब अप्लाई कर सकते हैं, जब किसी भी सैंपल स्पेस में जो आउटकम है सारे के सारे क्या होने चाहिए, इक्वली लाइकली होने चाहिए। इक्वली लाइकली मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4। चेक कर लिया आपने, फटाक से चेक कर ली। देखो हेड आने की क्या होगी 1/2 इंटू 1/2 है ना, एक को इनको टॉस करूंगा तो 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 2 और हेड आने के 1, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4। मतलब इस सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। तो इसमें अपन वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस। तो क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं 2 बट्टा सैंपल स्पेस में कितने हैं 4, तो कितने आएगी 1/2। ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि ये जो सारे आउटकम थे, ये जो सारे आउटकम हैं वो कैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, है ना, आउटकम्स हैं। तो अपन ये अप्लाई कर देंगे। यहाँ इसमें अपन एक्सियोमेटिक अप्रोच भी फाइंड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आप आदत बनानी चाहो कि मैं जितने भी इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा वो एक्सियोमेटिक अप्रोच से ही फाइंड करूंगा, तो इसकी फिर वो इससे भी इतनी आएगी 1/2 आएगी। देखो एक्सियोमेटिक अप्रोच से अगर अपन इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की, तो वो कैसे निकलेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी, क्योंकि इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम है, इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम है 2 आउटकम है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच, है ना। तो कितनी होगी, इसकी कितनी होगी 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, इसकी 1/2 इंटू इसकी 1/2 प्लस, है ना, तो 1/4 प्लस 1/4 तो कितना आएगी 4, 1 + 1 तो 2/4, तो कितनी आएगी 1/2 ही आएगी, यही आएगी ना, यही आएगी। ठीक है, एक्सियोमेटिक अप्रोच अपन उस समय लगाना जरूरी हो जाएगी जब जो सैंपल स्पेस के जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली नहीं हो, तो यही लगानी पड़ेगी, फिर कोई और रास्ता नहीं है। अगर ये इक्वली लाइकली है तो अपन इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं ना, वो जो आपको अच्छा लगे उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना। चलो जी, मैंने आपको बता दिया ये एक्सियोमेटिक अप्रोच कब लगेगी। चलो ये यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि ये इक्वली लाइकली थे तो मैं इस वाले फॉर्मूले से ये निकाल सकता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, इसकी चाहिए मेरे को, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने आउटकम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, इवेंट एफ, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो क्या हुआ, एफ में कितने हैं 3/4, है ना। चलो ये दोनों, ये भी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, ये भी है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, है ना, मतलब घटना ई की प्रायिकता जब घटना एफ घटित हो चुकी है, तो उसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2 अपॉन 3/4, है ना, 3/4। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3, काट देंगे तो 2, है ना, तो 2/3। ये आ गई प्रोबेबिलिटी हमारी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, कौन सी इवेंट की, ई की। ये चलेगा इस एक्सरसाइज के अंदर ना, इस इंट्रो में, इस एक्सरसाइज में, कौन सी में 13.1 के अंदर यही चलेगा ना। चलो जी, अब कुछ गुणधर्म देख लेते हैं ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, कुछ गुणधर्म, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुणधर्म। तो वो क्या कह रहा है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सैंपल स्पेस जब घटना एफ घटित हो चुकी है ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट एफ की जब घटना एफ ही घटित हो चुकी है, वो कितनी होगी 1। बोले सर ये आई कहाँ से, ये आई कहाँ से, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, वैसे ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। क्या है, देखो क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और जब घटित हो चुकी है एफ, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये तो है, ये तो फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला, ई और एफ की प्रोबेबिलिटी जब घटना ई की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी है, तो क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ और जब एफ घटित हो चुकी है ना, तो देखो एस क्या होता है, सैंपल स्पेस, है ना, यूनिवर्सल सेट, है ना। प्रोबेबिलिटी में जो सैंपल स्पेस है वो सेट थ्योरी के
यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है। तो उसमें कोई इवेंट डिफाइन है, देखो ये सैंपल स्पेस है, प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस है, और ये एफ कोई इवेंट डिफाइन है। इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ ही तो आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स क्या होगी 1, कट पिट के क्या हो जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसकी बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन एफ, मैंने ये प्रूफ भी करके दिखा दिया ना, ये इसका प्रूफ 1 आया, ये रहा ना, इसका भी देख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ का एफ के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स कितनी होगी 1। तो इन दोनों का प्रूफ क्या है, ये रहा ना। चलो जी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, है ना, इसको नोट करना चाह रहे हो, प्रूफ भी नोट करना चाह रहे हो तो देख लो आप, है ना। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रोबेबिलिटी देखते हैं। एक फॉर्मूला देखा था अपने 11th क्लास के अंदर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है ये कंडीशनल प्रॉपर्टी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एफ, है ना, घटना ए या बी की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी है तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब एफ घटित हो चुकी है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब एफ घटित हो चुकी है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब एफ क्या है, घटित हो चुकी है। इसी से रिलेटेड है ये ना। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आपने एक प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर भी अपन ने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, है ना। तो उसी से ये है रिलेटेड, ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट जब एफ अकर्ड तो क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जब एफ क्या है अकर्ड। ये तीन प्रॉपर्टी है ना, ये तीन प्रॉपर्टी है इस तरह से। चलो जी, अब करते हैं एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों बोर्ड पे देखो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो है 7/13, कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 9/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 4/13 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ज्ञात कीजिए जब बी क्या है, घटित हो चुकी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड करनी है किसकी, ए की, जब बी क्या है, घटित हो चुकी है। तो फॉर्मूला इसका तो मेरे पास है ना, जो गिवन वैल्यू पहले वो लिखते हैं। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 4/13, है ना। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, है ना, घटना ए की प्रायिकता जब बी जो दूसरे अपॉन वाली है वो क्या है, वो घटित हो चुकी है। इसका फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता, है ना। तो देखो क्या होगा, वैल्यू पुट कर दो। ए इंटरसेक्शन बी कितना देर का है 4/13 अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/13, है ना। 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितनी बचेगी 4/9, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी घटित हो चुकी है तो कितनी आएगी, ये आ गई ना। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर कि यूं पूछ लेता, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए घटित हो चुकी है ना, इसी क्वेश्चन में वो यूं पूछ लेता कि प्रोबेबिलिटी हमें किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, बी की, और ए क्या है, घटित हो चुकी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब घटित कौन सी हो चुकी है, ए, तो अपॉन में ये आ जाएगी ना। तो इसकी वैल्यू क्या जाती, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 4/13 अपॉन, है ना, ए की क्या है फिर प्रोबेबिलिटी क्या है 7/13 ना, 7/13। तो देखो 13 से 13 कैंसिल आउट हो गए, कितना बन जाता 4/7 और यहाँ क्या आया था 4/9। तो ये क्या थी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए घटित हो चुकी है। तो मैंने बता दिया आपको ना, इस तरह से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जिस इवेंट की जो इवेंट अकर्ड है ना, जिसकी जो घटित हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ आएगी, अपॉन में आएगी, और इंटरसेक्शन की कहाँ आएगी, ऊपर आएगी ना। इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है, ये घटना ज्ञात है, जो ज्ञात है उसको अपन एफ मानेंगे, है ना। भी एक चीज ज्ञात होगी, ज्ञात होने का मतलब क्या, जो घटित हो चुकी है या दी हुई होगी, है ना। यह ज्ञात है कि बच्चों में
बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, दो बच्चे जो होंगे उनमें से एटलीस्ट वन जो है वो क्या है, लड़का है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता क्या है? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता तो हमें ज्ञात करनी है, और ये हमें पता है कि दोनों में से कम एक क्या है, लड़का है ना, यह ज्ञात है, ये दिया हुआ है ना। एक इवेंट तो घटित है, अकर्ड है, वो कौन सा है? ये ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का। तो सबसे पहले अपन सैंपल स्पेस लिखते हैं ना, माना बच्चा ये माना लड़के को बी से व लड़की को जी से लिखा जाता है ना। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा ना, देयरफॉर सैंपल स्पेस है ना। सैंपल स्पेस क्या होगा? भी एक परिवार में दो बच्चे हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो पहला भी लड़का दूसरा भी लड़का, या पहला लड़का होगा दूसरी क्या होगी, लड़की होगी, या पहली लड़की होगी दूसरा क्या होगा, लड़का होगा, या दोनों बच्चे कैसे होंगे, लड़कियां होंगी, है ना। ये तो कंडीशन है, ये तो सैंपल स्पेस बनेगा। सैंपल स्पेस भी तो लिखना चाहिए, आना चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन क्या करोगे आप ना? फिर तो कर दिया आपने क्वेश्चन, है ना। भी एक परिवार में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों में लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, लड़के को बी से या लड़की को जी से अपन लिखते हैं। तो दोनों बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं? पहला बच्चा लड़का दूसरा भी लड़का हो सकता है, या यूं हो सकता है कि पहला लड़का है दूसरी लड़की है, या यूं हो सकता है कि पहली लड़की है दूसरा क्या है, लड़का है, या दोनों क्या हो सकती हैं, लड़कियां हो सकती हैं। ठीक है। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें अपन को फाइंड करनी है उसको ई से लिखेंगे। बोले सर क्यों लिखेंगे, ये रट्टा क्यों मारें? क्योंकि अपन जो फॉर्मूला अपन याद करते हैं नॉर्मली वो क्या है, ई अपॉन एफ, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ अकर्ड है ना, तो अपन को ये है, इस जिसकी ज्ञात करनी है उस फॉर्मूले के हिसाब से अपनी एक आदत बना लेते हैं ना, एक आदत बना लेते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड करनी है उसको ई से, और जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है जो घटना घटित हो चुकी है, जो इवेंट अकर्ड है, उसको एफ से लिखे ना। तो ये तो है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये फॉर्मूला है मेरे पास, है ना। तो जिसकी ज्ञात करनी है उसको मैं ई से लिखूँ, है ना। लेट ई मैंने एक डिफाइन कर दिया ना, इवेंट मैंने एक डिफाइन कर दिया कि दोनों बच्चे लड़के हैं ना, बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, है ना, दोनों बच्चे लड़का हैं। तो इसमें फिर देयरफॉर इवेंट ई में कितने आउटकम होंगे? दोनों बच्चे लड़का हैं तो एक ही आउटकम होगा ना, ये एक ही आउटकम है, ये पूरा क्या है, एक ही आउटकम है ना। ये अलग अलग नहीं है, आप सोच रहे होंगे ये अलग दो आउटकम होंगे, नहीं, एक पूरा, क्योंकि सैंपल स्पेस में कितना आउटकम है, पेयर के रूप में 4 आउटकम है ना। ठीक है। और एफ मैंने इवेंट डिफाइन किया जो गिवन है ना, एफ क्या है, एटलीस्ट, है ना, कम से कम एक बच्चा लड़का है। एफ मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि कम से कम, ये ज्ञात है, जो ज्ञात है उसको एफ से डिफाइन करेंगे ना, कम से कम एक बच्चा लड़का है, एटलीस्ट वन बॉय, है ना। तो इस एफ इवेंट में कितने आउटकम होंगे? फिर कम से कम एक लड़का, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं उतने। तो बी दो भी लड़के हो सकते हैं, BG और GB, है ना। कम से कम एक लड़का, मतलब एक से कम लड़का नहीं हो सकता, ज़्यादा जितने हो सकते हैं उतने पॉसिबल, है ना, जितने पॉसिबल उतने। ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी पे नहीं जा रहे अपन अभी, है ना। फिर क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है, BB, एक आउटकम क्या है, कॉमन है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ अकर्ड, है ना, इसको यूं पढ़ा जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये यूं पढ़ा जाएगा कि घटना ई की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी है, और ये बात वो पूछ रहे हैं, ये ज्ञात हो, ये हमें तो ज्ञात है कि एफ तो घटित हो चुका है, ये ज्ञात है, मतलब ये घटना तो घटित हो चुकी है, कम से कम एक लड़का है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है? तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता जब कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है, तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो चेक करेंगे यहाँ पे आके चेक करेंगे कि सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम हैं वो इक्वली लाइकली हैं या नहीं हैं। तो देखो ये दो बच्चों में से लड़का या लड़की 1/2 एंड 1/2, भी ये बॉय या गर्ल दोनों में से एक है, टोटल आउटकम कितने हैं, 2, बॉय या गर्ल, उसमें से लड़का होने का 1, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो ये
इक्वली लाइकली है ना, तो क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली है तो अपना फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये वाला फॉर्मूला अपन कब लगा सकते हैं, जब सारे के सारे सैंपल स्पेस में सारे के सारे आउटकम क्या हों, इक्वली लाइकली हों। तो ये सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं, यहाँ लिख दो, क्योंकि ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, इसलिए लगा दिया अभी हमने। या आप ये मेंशन रीजन मेंशन करोगे तो एग्जामिनर और खुश होगा ना। ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ये कैंसिल आउट, तो पी ई इंटरसेक्शन ई बाई एफ है ना, ई बाई एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/3। चेक कर ले रहे हैं हम अपना आंसर, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, ए बाई बी कितने, 4/9, बिल्कुल सही है। ये तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया था, बी बाई ए ज्ञात करना ना। और इसमें है इसमें है 1/3, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस इंट्रो की जो एग्जाम्पल है ना, 3 से लेके 7 तक के जो एग्जाम्पल है, 5 जो एग्जाम्पल है वो करेंगे इस इंट्रो के सेकंड पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 के इंट्रो के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।